ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम कौन से विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो का शीर्षक, आज के वीडियो की हेडिंग। आज हम ग्रहों के बल के विस्तृत अध्ययन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की हेडिंग यही है, ग्रहों के बल का अर्थात षटबल का विस्तृत अध्ययन। पिछले वीडियो अर्थात वीडियो नंबर 81, वीडियो 81 में ग्रहों के षटबल के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन प्रकारों का विस्तृत अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। आज के इस वीडियो में उन सभी 6 प्रकारों के विस्तृत अध्ययन को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए सभी प्रकार के बलों के बारे में, ग्रहों के षटबल के बारे में संपूर्ण जानकारी। स्थान बल का विस्तृत अध्ययन। जी हां, षटबल का पहला बल है स्थान बल और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्रहों को स्थान बल 5 प्रकार से प्राप्त होता है। किसी भी ग्रह को जब स्थान बल प्राप्त होता है तो वह एक प्रकार से नहीं बल्कि 5 प्रकार से स्थान बल उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि कहां कहां से और कैसे कैसे किसी भी ग्रह को स्थान बल प्राप्त हो रहा है। लेकिन वे कौन कौन से प्रकार के स्थान बल होते हैं, आइए देखते हैं। पहला उच्च बल, दूसरा सप्तवर्गीय बल, तीसरा ओज युग्म बल, चौथा केंद्र आदि बल और पांचवा देशकाल बल। इन पांचों बलों को संयुक्त रूप से मिलाकर स्थान बल कहा जाता है। आप स्थान बल का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और स्थान बल इतने प्रकार से प्राप्त होते हैं। इन्हीं पांचों को संयुक्त रूप से मिलाकर स्थान बल कहा जाता है। स्थान बल के अध्ययन के रूप में 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उन 2 सिद्धांतों के आधार पर स्थान बल को आप विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं। प्रथम सिद्धांत के अनुसार पर जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या मित्र ग्रह की राशि में हो तो स्थान बली होता है। जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठ जाता है तो वह बलवान होता है। स्वराशि में बैठता है अर्थात अपने ही घर में बैठ गया तो अपने घर में बैठा है तो स्वाभाविक बात है कि वह शक्तिशाली होगा, क्योंकि वह अपने घर में सुरक्षित बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि में जब भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा होता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है, शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। इसके अलावा यदि वह अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठ जाए तो भी वह शक्तिशाली होता है, क्योंकि मित्र के घर में बैठा है। शत्रु के घर में बैठा होता तो वह कमजोर होता, लेकिन यहां पर वह अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा होने के कारण स्थान बली हो जाता है। दूसरे सिद्धांत को 2 बिंदुओं में विभाजित किया गया है। पहले बिंदु के अंतर्गत जब चंद्र और शुक्र पृथ्वी एवं जल तत्व की राशि अर्थात समराशि, कौन कौन से समराशि, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि में स्थित हों तो स्थान बली होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जितने भी समराशि हैं वे सभी पृथ्वी एवं जल तत्व की राशियां होती हैं। इसी तरह से आपको यह भी याद रखना होगा कि चंद्रमा और शुक्रदेव जब भी पृथ्वी एवं जल तत्व की राशि में होते हैं तो स्थान बली होते हैं। यदि पृथ्वी और जल तत्व की राशि याद करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, तो आप यह भी याद रख सकते हैं कि चंद्रमा और शुक्र जब भी समराशि में बैठे हों, समराशि अर्थात वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि में बैठे हों तो चंद्रमा और शुक्र स्थान बली हो जाते हैं। दूसरी बिंदु के आधार पर जब सूर्य, मंगल, बुध, गुरु एवं शनि अग्नि एवं वायु तत्व की राशि अर्थात विषम राशि में, विषम राशि कौन कौन से होते हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंभ राशि में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में स्थान बली होते हैं। यह बात आपको याद रखना होगा कि सूर्य, मंगल, बुध,
गुरु अर्थात बृहस्पति एवं शनि अग्नि एवं वायु तत्व की राशि में हों। आपको यह भी याद रखना होगा कि जितनी विषम राशियां होती हैं वे सब अग्नि एवं वायु तत्व की राशियां होती हैं। यदि आपको यहां पर भी अग्नि एवं वायु तत्व की राशि में भेद करने में कंफ्यूजन आ रहा हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो आप सीधे सीधे याद रख लीजिए कि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि विषम राशि में हों। विषम राशि अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंभ, इन राशियों में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि बैठे हों तो ये सभी ग्रह स्थान बली होते हैं। स्थान बल की प्रबलता उसकी भाव में स्थिति पर निर्भर करता है। अभी तक तो आप यह जानकारी प्राप्त किए कि कौन से ग्रह कहां पर बैठे होते हैं तो वे स्थान बली हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी स्थान बली होकर के भी कितनी शक्ति है, कितनी प्रबलता है, उसे देखने के लिए स्थान बल की प्रबलता उसकी भाव में स्थिति पर निर्भर करता है। वह भाव में किस स्थिति में बैठे हैं उस पर भी वह निर्भर करता है। भाव मध्य में ग्रह पूर्ण बली होता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भाव मध्य क्या होता है। भाव मध्य यह होता है कि किसी भी भाव में ग्रह 1 अंश से लेकर के 30 अंश तक सफर करता है। उसका जो बीच का हिस्सा होता है अर्थात 15 अंश, तो 15 अंश के आगे पीछे अर्थात 12 से लेकर के 18 अंश के मध्य जब ग्रह होता है तो वह भाव मध्य कहलाता है। भाव मध्य की स्थिति में ग्रह पूर्ण बली होता है। ग्रह भाव मध्य से जितने दूर होते जाते हैं उनका बल उतना कम होता जाता है। अब यहां पर आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाव मध्य से दूर होते जाते हैं, यह कौन सी नई बात आ गई। भाव मध्य से ग्रह कैसे दूर होते हैं यह भी आपको समझना होगा, तब आप सही फलादेश कर पाएंगे। भाव मध्य का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह किसी भाव में 12 अंश से लेकर के 18 अंश के मध्य होता है तो वह भाव मध्य में हो जाता है। लेकिन इससे दूर कैसे होता है? यदि ग्रह 18 अंश से अधिक हो गया तो जितना अधिक होता गया उतना मध्य से वह आगे बढ़ता गया अर्थात दूर होता गया। उसके विपरीत यदि आप देखें तो 12 अंश से कम है तो 12 अंश से जितना कम होगा उतना मध्य से दूर होगा। यदि आपको हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो आप यहां से लेकर के यहां तक जाना चाहते हैं तो यहां से यहां के बीच में यहां पर मध्यता हुआ। अब यदि आप सफर का शुरुआत किए हैं तो यहां पर हैं तो मध्य से तो काफी दूर हैं अर्थात पीछे हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी देखिए मध्य से यदि यहां तक आ रहे हैं तो आप आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर लास्ट तक पहुंच गए हैं तो भी आप मध्य से दूर हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भाव मध्य से ग्रह दूर हो जाता है या तो आगे बढ़ जाए या तो पीछे रह जाए, दोनों ही स्थिति में उसका बल कम होता जाता है। भाव मध्य का तात्पर्य 12 अंश से लेकर के 18 अंश के मध्य होता है, जो कि मैं अभी बता चुका हूं। स्थान बल का महत्व तब समझ में आता है जब 2 कुंडलियों में ग्रह की स्थिति समान हो, लेकिन एक कुंडली का जीवन काल ऊंचाइयों पर हो और दूसरे जातक का जीवन काल सामान्य रूप से चल रहा हो अथवा सामान्य से भी निम्न हो। यहां पर प्रथम जातक की कुंडली में ग्रह भाव मध्य में होता है और दूसरे जातक की कुंडली में ग्रह भाव मध्य से दूर चला गया होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यदि हम किसी कुंडली को ले लें या 2 कुंडली ले लें, दोनों कुंडली सेम लग्न की हैं और उसमें हम मान लेते हैं कि कोई ग्रह, हम सूर्य को ही ले लेते हैं, सूर्य ग्रह लग्न भाव पर शुभ होकर बैठे हैं, दोनों कुंडलियों में शुभ होकर के बैठे हैं। लेकिन प्रथम कुंडली में क्या है? 12 अंश से 18 अंश के मध्य बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी कुंडली में या तो 1-2 डिग्री पर बैठे हैं, 3-4 डिग्री पर बैठे हैं, या तो अंत में जाकर के 26, 27, 28, 29 डिग्री पर बैठे हैं। तो क्या हुआ? सूर्य बैठे दोनों ही कुंडलियों में लग्न भाव पर ही हैं, लेकिन एक में 12 से 18 अंश के मध्य बैठे हैं, भाव मध्य में बैठे हैं, पूर्ण बली होकर के बैठे हैं और ऐसी स्थिति में उस जातक को ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन लग्न भाव पर ही बैठ करके यदि वे 1-2 डिग्री पर हैं, 3 डिग्री पर हैं या 28-29 डिग्री पर हैं तो वे क्या हुए? कमजोर हो गए। स्थिति उनकी वहीं पर है लेकिन वे कमजोर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि दोनों कुंडलियां सेम हैं, देखने पर सेम प्रतीत हो रही हैं, एक जैसी कुंडलियां हैं, लेकिन दोनों जातकों का जीवन काल अलग अलग तरह से चल रहा है। एक बहुत ऊंचाइयों पर है तो दूसरा बिल्कुल सामान्य है या सामान्य से भी कम है। इसलिए
ग्रहों का अंश, ग्रहों की डिग्रियां, ग्रहों का भाव मध्य देखना बहुत ही अनिवार्य है। बिना इसको देखे आप कभी भी फलादेश ना करें, क्योंकि वह गलत हो सकता है। दिग्बल, दिग्बल अर्थात दिशाओं का बल। अब हम दिशाओं के बल अर्थात दिग्बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें एक लग्न कुंडली चार्ट की आवश्यकता होगी। लग्न कुंडली चार्ट में सबसे पहले हम यह समझेंगे कि लग्न कुंडली चार्ट में दिशाएं किधर किधर होती हैं, किस स्थिति को कौन सी दिशा मानी जाती है, उसके आधार पर ही आप इस अध्ययन को समझ सकते हैं। तो आइए ले लेते हैं एक लग्न कुंडली चार्ट। प्रस्तुत है आपके सामने एक लग्न कुंडली चार्ट। इस लग्न कुंडली में आप देख रहे हैं लग्न भाव पर लिखा हुआ है पूर्व, दशम भाव पर लिखा हुआ है दक्षिण, सप्तम भाव पर लिखा हुआ है पश्चिम और चतुर्थ भाव पर लिखा हुआ है उत्तर। अब आप कुंडली में दिशाओं को समझ चुके होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लग्न है पूर्व, दशम भाव है दक्षिण, सप्तम भाव है पश्चिम और चतुर्थ भाव है उत्तर। दिशाओं को मैंने यहां पर बताया। अब यहां पर आप एक बात और समझ लीजिए, केंद्र के चारों भावों को क्रमशः प्रथम भाव को पूर्व, चतुर्थ भाव को उत्तर, सप्तम भाव को पश्चिम, दशम भाव को दक्षिण का सूचक माना गया है। अब यहां पर एक चीज आपको और क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ केंद्र के भाव को ही दिशा सूचक माना गया है, बाकी भावों को छोड़ दिया गया है। जब पूर्व दिशा के भाव अर्थात लग्न में बुध या बृहस्पति अर्थात गुरुदेव होते हैं तो इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। देखिए यहां पर पूर्व में अर्थात लग्न में बृहस्पति और बुध दोनों बैठे हुए हैं। जब भी पूर्व दिशा के भाव में अर्थात लग्न भाव में बुध बैठ जाएं, बुध बैठे हुए हैं, गुरु बैठ जाएं, गुरु अर्थात बृहस्पति बैठ जाएं, तो इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये अपनी दिशा में बैठ गए हैं। जब उत्तर दिशा के भाव अर्थात चतुर्थ भाव में शुक्र होते हैं तो इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। अब आप देखिए उत्तर दिशा का भाव कौन सा है, चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव में शुक्र बैठते हैं तो इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। जब पश्चिम दिशा के भाव में अर्थात सप्तम भाव में शनि होते हैं तो इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। यहां पर देखिए पश्चिम दिशा का भाव कौन सा है, ये कौन सा भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव पश्चिम दिशा का भाव माना जाता है, और जब भी पश्चिम दिशा के भाव में अर्थात सप्तम भाव में शनि देव बैठ जाते हैं तो इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। जब दक्षिण दिशा के भाव अर्थात दशम भाव में सूर्य या मंगल हों तो इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। अब आपको देखना होगा दक्षिण दिशा का भाव कौन सा है, दक्षिण दिशा का भाव यहां पर है, दशम भाव दक्षिण दिशा का भाव माना जाता है, और दक्षिण दिशा की भाव में मंगल या सूर्य दो में से कोई भी बैठे हो या दोनों ही बैठ जाएं, तो जब भी ये दोनों यहां पर बैठेंगे अर्थात दक्षिण दिशा के भाव में बैठेंगे, दशम भाव में बैठेंगे कौन, सूर्य या मंगल, तो इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। इस तरह से आप फिर से एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि पूर्व दिशा में जब बृहस्पति और बुध बैठेंगे तो बृहस्पति और बुध को दिशा बल प्राप्त होगा। उत्तर दिशा में शुक्र के बैठने से शुक्र को दिशा बल प्राप्त होगा अर्थात दिग्बल प्राप्त होगा। पश्चिम दिशा में अर्थात सप्तम भाव में शनि के बैठने से शनि को दिशा बल या दिग्बल प्राप्त होगा, और अंत में दक्षिण दिशा अर्थात दशम भाव पर जब भी मंगल या सूर्य बैठेंगे तो इन्हें भी दिशा बल या दिग्बल प्राप्त होगा। तीसरा बल है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल अर्थात स्थायी बल, ग्रहों का स्थायी बल नैसर्गिक बल कहलाता है। अब हम नैसर्गिक बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नैसर्गिक बल ग्रहों के स्थायी बल को कहा जाता है। सभी ग्रहों में कुछ न कुछ बल होते हैं, कुछ न कुछ गुण होते हैं, किसी में ज़्यादा बल होता है, किसी में कम बल होता है, लेकिन बल सब में होते हैं। यदि आप इंसानों को ही देख लीजिए तो 10-20 इंसान यदि कहीं पर हैं तो उनमें से कोई अधिक बलवान होगा, कोई अधिक बुद्धिमान होगा, उसी तरह से कोई कम बलवान होगा, कम बुद्धिमान होगा, लेकिन थोड़ा न थोड़ा बुद्धि सब में होगा, थोड़ा न थोड़ा बल सब में होगा। इसी तरह से ग्रहों में भी होता है, थोड़ा न थोड़ा बल सभी ग्रहों में होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। और यही कम ज़्यादा बल क्या कहलाता है, स्थायी बल कहलाता है, नैसर्गिक बल कहलाता है, क्योंकि उनका वह जन्मजात बल है, वह स्थायी बल है, वह कहीं बदलता नहीं है। जो बल है उनके पास वो है ही। सभी ग्रहों का अपना निश्चित बल होता है। अभी जैसे मैं एक बात बताया कि सभी ग्रहों के पास कुछ ना कुछ बल होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। वही बल यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी ग्रहों के पास अपना निश्चित बल होता है। किसी के पास अथाह बल हो गया तो किसी के पास कम बल होता है।
वह कभी बढ़ता घटता नहीं है, जो है वो है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सभी ग्रहों का अपना निश्चित बल होता है। सभी ग्रहों के बल निश्चित होते हैं परंतु समान नहीं होते हैं। अभी जो मैं पहले बता रहा था कि सभी ग्रह के पास कुछ ना कुछ बल होता है, लेकिन समान नहीं होता है। किसी के पास ज्यादा बल होता है, किसी के पास कम बल होता है। अब यहां पर आपके मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य उत्पन्न हुआ होगा कि ग्रह तो सभी हैं, सबके पास कुछ न कुछ शक्तियां अवश्य हैं, सबके पास कुछ न कुछ बल अवश्य है, लेकिन किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। आइए हम वो भी समझ लेते हैं। सभी ग्रहों का घटते क्रम में नैसर्गिक बल निम्नानुसार है। आप इस क्रम को देख रहे हैं, इसी क्रम में घटते हुए क्रम में इनका बल होता है, ग्रहों का बल होता है। तो आप देखिए, सबसे अधिक बलवान होते हैं सूर्यदेव। सूर्य से कम बल होता है चंद्र के पास, चंद्र से कम बल होता है शुक्र के पास, शुक्र से कम बल होता है गुरु अर्थात बृहस्पति देव के पास, बृहस्पति से कम बल होता है बुध देव के पास, बुध देव से कम बल होता है मंगल देव के पास, मंगल देव से कम बल होता है शनि देव के पास। इस तरह से आप देखें तो सबसे अधिक बलवान सूर्य हुए और सबसे कम बलवान शनि देव हुए। इस तरह से समस्त ग्रह घटते क्रम में नैसर्गिक रूप से स्थायी बली होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य सबसे अधिक बलवान, शनि सबसे कम बलवान, अर्थात सूर्य सबसे शक्तिशाली होंगे तो शनि कमजोर होंगे। लेकिन इनके पास भी बल है, ऐसा नहीं है कि ये बलहीन हैं, बल है लेकिन इनसे कम है। और जो भी बल इनके पास है वह स्थायी बल है, यह घटता बढ़ता नहीं है, जितना है उतना रहेगा ही। लेकिन यहां पर आप एक चीज और देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ही ग्रहों को लिया गया है। यहां पर राहु केतु का कोई उल्लेख नहीं है, राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों शामिल नहीं किया गया है? राहु और केतु छायावादी ग्रह हैं। यहां पर नैसर्गिक बल की बात की जा रही है। नैसर्गिक बल सिर्फ भौतिक पिंड वाले ग्रहों के पास ही उपलब्ध होता है, छायावादी ग्रहों के पास यह बल नहीं है। इसलिए छायावादी ग्रह राहु और केतु को यहां पर नहीं लिया गया है, सिर्फ 7 ग्रहों को ही यहां पर लिया गया है, उन्हीं का अध्ययन यहां पर बताया गया है। नैसर्गिक बल ग्रहों की प्राकृतिक बल है, जो इनको शुरू से ही मिला हुआ बल है, प्राकृतिक बल है, वही नैसर्गिक बल कहलाता है। चौथा बल है चेष्टा बल। चेष्टा बल अर्थात गति से प्राप्त होने वाला बल। ग्रहों की गति के आधार पर उन्हें कुछ बल प्राप्त होते हैं, उसे ही चेष्टा बल कहा जाता है। अब हम चेष्टा बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी भी कुंडली में मकर से मिथुन राशि तक अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष एवं मिथुन में चंद्र या सूर्य उपस्थित होने पर इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। सभी ग्रह निरंतर गतिशील होते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं, सदैव गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं, भ्रमण में होते हैं। जब वे भ्रमण में आगे बढ़ते हुए, गतिशील होते हुए, अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ते हुए मकर से मिथुन तक होते हैं, अर्थात मकर से प्रारंभ होकर के मिथुन तक आते हैं, तो पहले जब मकर में जाएंगे, मकर के बाद कुंभ में जाएंगे, कुंभ से मीन में जाएंगे, मीन से मेष में जाएंगे, मेष से वृष में जाएंगे, वृष के बाद ये मिथुन तक पहुंचेंगे। इस भ्रमण काल में, इस गतिविधि में चंद्रमा हो या सूर्य हो, दोनों तो भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते करते चंद्र हो या सूर्य हो, कोई भी हो, दो में से कोई भी हो, मकर से मिथुन तक में जब ये भ्रमण करते रहते हैं तो इन्हें चेष्टा बल अर्थात गति बल प्राप्त होता है। किसी भी कुंडली में मकर से मिथुन राशि तक अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, यहां पर देखिए जिन राशियों की बात हम यहां पर किए थे उन्हीं राशियों की बात यहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता होगी। क्या भिन्नता होगी? इन्हीं राशियों में जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि चंद्रमा के साथ होते हैं तो ये भी चेष्टा बली हो जाते हैं। यहां पर आप क्या देखे थे? इन राशियों में जब चंद्रमा या सूर्य उपस्थित हों, तो चंद्रमा उपस्थित हो चाहे सूर्य उपस्थित हो, इन दोनों को ही चेष्टा बल प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इन्हीं राशियों में जब ये सभी ग्रह चंद्रमा के साथ होते हैं तब ये चेष्टा बली होते हैं। यदि इन्हीं राशियों में यही ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाएं तब इन्हें चेष्टा बल प्राप्त नहीं होगा। इनको चंद्रमा के साथ होना अनिवार्य है, तभी ये चेष्टा बली होंगे। यह बात आपको बड़े अच्छे से याद रखना होगा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो
कि इन्हीं राशियों पर सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव के साथ ये सभी ग्रह बैठ जाएं तो आप उन्हें चेष्टा बलि बना दें। आपको यह बड़े अच्छे से देखना होगा कि इन राशियों में चंद्रमा बैठे हों, सूर्य नहीं चंद्रमा बैठे हों, और चंद्रमा के साथ यदि इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो जो ग्रह साथ में बैठ रहे हैं वे भी चेष्टा बलि हो जाएंगे। दृग्बल, दृग्बल अर्थात दृष्टि का बल। अब हम दृष्टि का बल या दृग्बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। आप दूसरे नंबर के बल में दिग्बल पढ़े हैं, अब यहां पर 5वें नंबर के बल में दृग्बल पढ़ रहे हैं। इसमें अधिकांशतः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दृग्बल और दिग्बल में। दिग्बल होता है दिशा का बल और दृग्बल होता है दृष्टि का बल, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। दृग्बल अलग है और दूसरे नंबर पर जो आप दिग्बल पढ़े थे वह अलग है। दिग्बल दिशा का बल है, दृग्बल दृष्टि का बल है। आइए अब हम दृग्बल का विस्तृत अध्ययन करते हैं। दृग्बल अर्थात दृष्टि का बल। जब भी किसी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ग्रह दृष्टि बल प्राप्त करता है अर्थात दृग्बल प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में अशुभ ग्रह भी बलवान होकर के शुभ परिणाम देने लगता है। यदि कहीं पर अशुभ ग्रह बैठा हुआ है लेकिन उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसे अर्थात जो अशुभ ग्रह है उसे दृग्बल प्राप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह बलवान हो जाता है और शुभ परिणाम देने लगता है क्योंकि उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अंतिम और छठवां बल है काल बल। काल बल अर्थात समय विशेष का बल। अब हम काल बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। काल बल को कई तरह से देखा जाता है, इसका अध्ययन कई रूपों में किया जाता है। काल बल को कई तरह से देखा जाता है। कैसे कैसे देखा जाता है? वर्ष बल, मास बल, पक्ष बल, वार बल, नक्षत्र बल, होरा बल और अयन बल। इतने प्रकारों से काल बल को स्पष्ट किया जाता है, काल बल का अध्ययन किया जाता है। इनके अलावा एक बल और होता है दिवा बल और रात्रि बल। सबसे अधिक प्रचलित काल बल है दिवा बल अर्थात दिन का बल, दूसरा रात्रि बल अर्थात रात का बल। इन सभी बलों में से सबसे ज्यादा प्रचलित यह बल होता है। जब किसी जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो सूर्य, गुरु और शुक्र काल बली होते हैं। किसी भी जातक का यदि दिन में जन्म हो जाए तो उसके लिए सूर्य, गुरु और शुक्र सदैव जीवन भर काल बली माने जाएंगे। जब किसी जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो चंद्र, मंगल एवं शनि काल बली हो जाते हैं। जैसा कि यहां पर आप देखें कि दिन में जन्मे हुए जातक के लिए सूर्य, गुरु और शुक्र काल बली हो जाते हैं, उसी तरह से रात में जन्मे हुए जातक के लिए चंद्र, मंगल और शनि काल बली हो जाते हैं। उनको काल बल प्राप्त हो जाता है, समय का बल प्राप्त हो जाता है। यहां पर रात्रि के समय का बल इनको प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर देखिए दिन के समय का बल सूर्य, गुरु और शुक्र के पास है, रात के समय का बल चंद्र, मंगल एवं शनि के पास है। अब आप यहां पर देखे होंगे 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6 ग्रहों का नाम ले लिया गया, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे बुध का नाम कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? बुध को दिन और रात दोनों समय काल बली माना जाता है। हर व्यक्ति के, हर इंसान के, हर जातक के ऊपर बुध का काल बल प्राप्त होता ही होता है। क्यों? क्योंकि दिन में हो चाहे रात में हो, जब भी जन्म हो बुध देव दोनों समय काल बली होते हैं। काल बल का यहां तक अध्ययन करने के बाद हम आपको एक मतांतर भी बताने जा रहे हैं। कुछ कुछ मतों में अंतर है, कुछ कुछ पुस्तकों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, वह भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं जिससे आपके मन में कोई संशय ना हो। कुछ कुछ पुस्तकों में हमें भी अलग अलग चीजें प्राप्त हुई हैं। मतांतर से बुध को दिवा काल बली कहा गया है। दिवा काल बली अर्थात दिन के लिए काल बली माना गया है। बुध देव दिन में काल बली होते हैं। इसी मतांतर के आधार पर बृहस्पति अर्थात गुरु को दिन रात अर्थात सर्वत्र बली माना गया है। यहां पर आप देख रहे थे कि बुध को दिन और रात अर्थात दोनों समय काल बली माना गया है, लेकिन मतांतर पे जब हम आए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बृहस्पति अर्थात गुरु को दिन रात अर्थात सर्वत्र बली मान लिया गया है और बुध देव को दिवा काल बली अर्थात दिन में इनको बलवान मान लिया गया है। तो बुध को इस मतांतर के आधार पर कहां पर होना चाहिए था? बृहस्पति के स्थान पर, गुरु के स्थान पर यहां पर होना चाहिए था और गुरु को यहां पर होना चाहिए था। लेकिन यह मतांतर है, इसका ठोस पुख्ता सबूत हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हम सदैव इसको आधार मानते हैं। इसलिए यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं
तो इस मतांतर को भूल जाइए, इसे ही मानिए और इसी के आधार पर फलादेश जारी कीजिए, क्योंकि इसका कोई पुख्ता प्रूफ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ पुस्तकों में मिला अवश्य है, लेकिन इसमें बहुमत है। इसमें बहुमत नहीं होने के कारण मैं सदैव इसे उपयोग में लेता हूं, इसलिए आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी इसे ही उपयोग में लाइए, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए यह ज्ञात होना चाहिए। क्यों ज्ञात होना चाहिए? यदि आप किसी पुस्तक को देख रहे हैं, उसमें यह लिखा हुआ है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए इस मतांतर को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। इस मतांतर को आप भूल जाइए, इसे याद रखिए। काल बल 9 प्रकार के होते हैं। षडबल तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन षडबल का जो अंतिम बल है काल बल, यह काल बल भी 9 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। काल बल के 9 प्रकारों के नाम हैं नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्ष बल, मास बल, वार बल, होरा बल, अयन बल और युद्ध बल। सबसे प्रमुख नतोन्नत बल है। जितने भी 9 प्रकार के काल बल हैं, इन सभी काल बलों में से नतोन्नत बल अर्थात पहले नंबर का बल सबसे प्रमुख होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए अब नतोन्नत बल को भी हम समझ लेते हैं। दिन या रात में हुए जन्म से प्राप्त बल को नतोन्नत बल कहा जाता है। किसी का जन्म दिन में हुआ है, किसी का जन्म रात में हुआ है, ऐसे जन्म से प्राप्त बल को नतोन्नत बल कहा जाता है। जो ग्रह दोपहर में बली होते हैं, वे उन्नत बल प्राप्त करते हैं। दिन में ठीक मध्य में अर्थात दोपहर के समय जो ग्रह बली होते हैं, वे उन्नत बल प्राप्त करते हैं। जो ग्रह अर्धरात्रि को बली होते हैं, वे नत बल प्राप्त करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, दिन में, दोपहर में अर्थात मध्य दिवा में जो बल प्राप्त हुआ वह उन्नत बल कहलाया, लेकिन मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में जो बल प्राप्त हुआ वह नत बल कहलाता है। जो ग्रह अर्धरात्रि में बली होते हैं, वे नत बल प्राप्त करते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप षडबल के सभी 6 प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अंत में आपसे एक अनुरोध और है कि आपके जान परिचित, रिश्तेदार, मित्र, सखा जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हों, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए। यह वीडियो उनके भी काम आ सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।